नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। लेकिन इस बार के लोकसभा के रण में क्षेत्रीय पार्टियों की क्या हिस्सेदारी होने वाली है और इससे किस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो लोकसभा के रण में एक गेम चेंजर के तौर पर उभरेंगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय पार्टी चाहे कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी केंद्र की सियासत में हिस्सेदारी जरूर रहती है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका इस पूरे राज्य में खास तौर पर दबदबा देखने को मिला है। लेकिन इस बार का समीकरण क्या कहता है और सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन के बीच में अभी तक रस्साकसी को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुदेश, लालू और हेमंत तय करेंगे 2024 का गणित। जेएमएम आरजेडी आजसू की कितनी अहमियत, मोदी राहुल को क्यों है जरूरत। क्षेत्रीय दल हो सकते हैं 2024 के गेम चेंजर। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी की अपनी रणनीति है, वहीं सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस की भी अपनी प्लानिंग है। लेकिन इन सब के बीच देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा देश में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका अपने अपने राज्यों में दबदबा है। फिर चाहे शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम हो, सुदेश महतो की पार्टी आजसू हो या लालू की पार्टी आरजेडी हो, इन सभी क्षेत्रीय दलों का अपना वोट बैंक रहा है। ये वे पार्टियां हैं जो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक में हिस्सेदार रह चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए भी खास होने जा रहा है और कई राज्यों में जीत हार में इनकी अहम भूमिका रहेगी। क्षेत्रीय दलों का अपने अपने राज्यों में दबदबा, राज्य से लेकर केंद्र की सरकार में रह चुकी हिस्सेदार। राजनीतिक विश्लेषक ने क्षेत्रीय दलों को बताया अहम। लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए होगा खास। 2024 लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय दल और क्षत्रप करो या मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। नतीजे सिर्फ ये तय नहीं करेंगे कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बल्कि कई क्षत्रपों और क्षेत्रीय दलों के भाग्य का फैसला भी होगा। नतीजों से न सिर्फ केंद्र की सियासत के समीकरण बदलेंगे, बल्कि कई राज्यों की सियासत पर भी इसका दूरगामी असर होगा। क्षत्रपों की जीत संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी तो हार सियासी वनवास की ओर ले जाएगी। बीजेपी से क्षेत्रीय दलों को खतरा। क्षेत्रीय दलों के वजूद के लिए अहम है ये चुनाव। राज्यों की सियासत पर पड़ेगा असर। लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे सियासी पारी। बहरहाल क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी ताकत जरूर है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव परिणाम पर गौर करें तो बीजेपी और मोदी की आंधी के सामने कई क्षेत्रीय दलों का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में यह चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। 2024 के लोकसभा के रण में क्षेत्रीय पार्टियों की क्या हिस्सेदारी होगी और अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो खास तौर पे जेएमएम, आजसू और आरजेडी क्या स्टैंड लेती है इस पूरे चुनाव को लेकर के, इस अहम मुद्दे पे, इस ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विशिष्ट अतिथि हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अरविंदर सिंह देओल जी का, जो जेएमएम से प्रवक्ता हैं और जेएमएम का पक्ष रखेंगे, और साथ ही गौतम सिंह जी का, जो आजसू की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। अरविंदर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, आज थोड़ी देर पहले ही 2 सीटों पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा देरी हो गई इन 2 सीटों पर नाम की घोषणा करते हुए? अभी भी कई सारी ऐसी सीट है जो समीकरण बना था, उस पर अभी भी रस्साकसी चल रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे देश के लिए, क्योंकि जहाँ फेडरल सिस्टम है गवर्नेंस का, जहाँ सेंटर और स्टेट में 2 सरकारें साथ मिलके और पावर इनके डिवाइडेड है, तो क्षेत्रीय पार्टी का कहीं न कहीं इस देश को और इस देश के हर एक लास्ट सोशल स्ट्राटा तक की लोगों की आवाज़ दिल्ली के कानों में पड़े, इसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। जहाँ तक हमारे सीट डिक्लेरेशन की बात है,
देखिए, झारखंड में 4th स्टेज के बाद मुझे लगता है कि इलेक्शंस हैं, आप जानते हैं, और पर्याप्त समय है, तो देर आए दुरुस्त आए। एंड इंग्लिश में एक कहावत है, वेल बिगिन हाफ डन। जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, कैसे चेंज करना पड़ा, कैसे उनके ऑफिस का घेराव हो रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ जल्दीबाजी में या किसी को, अब हमको अपनी पार्टी को, हमें अपनी हमारी स्ट्रैटेजी है, हमें किसी को खुश करने के लिए थोड़ी टिकट देना है। हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। हम जनता के बीच में तो ऑलरेडी 2 महीने से पहले से हमारा न्याय यात्रा शुरू है, हम तो बीच में ही हैं जनता के। हाँ, देखिए, सारी पार्टी ये मानेंगे कि जो चुनाव है वो कार्यकर्ता लड़ते हैं, नेता तो खाली एक चेहरा होते हैं, बट जब तक कार्यकर्ता नहीं लगेंगे तो नेता कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे जो पार्टी का ये जो स्ट्रक्चर है, उसमें कार्यकर्ता ही सबसे महत्वपूर्ण है, और कार्यकर्ता बहुत पहले से एक्टिव हो चुके हैं। 2 सीटें आज डिक्लेयर हुई, 1-2 दिन में 3 और सीटें, जो 5 सीटों का, जहां तक अभी तक जो बातें चल रही हैं, 5 सीटें जो जेएमएम के कोटे में आनी है, वो सारी डिक्लेयर कर दी जाएंगी। दुमका सीट की अगर हम बात करें, दुमका सीट पर बहुत ज्यादा हॉटकेक बना हुआ वो सीट, क्योंकि सोरेन परिवार का वहां पे आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरी पकड़ है वहां पे तूती बोलती है सोरेन परिवार की। ऐसे में नलिन सोरेन को उतारना, नाम तो सामने हेमंत सोरेन का भी आ रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री का। आपको क्या लगता है कि अब शिबू सोरेन की जो विरासत है उसको कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, शिबू सोरेन की विरासत पूरा झारखंड है। दुमका से आप उसको अगर खाली उनको बोल रहे हैं कि दुमका उनकी विरासत है, तो कहीं ना कहीं उनको बिलिटिल किया जा रहा है, जिसके लिए मैं इसके लिए आपत्ति करता हूँ। झारखंड ही विरासत है शिबू सोरेन जी की, और झारखंड पूरे में, और हर कार्यकर्ता शिबू सोरेन है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरोप वो पार्टी लगा रही है जो बोलती है कि परिवारवाद परिवारवाद। सब आजकल सबसे ज्यादा परिवारवाद वही पार्टी कर रही है। हमने तो परिवार से टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने परिवार का एक आदमी तोड़ के दुमका से दिया कि शायद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जी आ जाएंगी तो शायद उनको ये सीट मिल जाएगी। पर कार्यकर्ता उनको बता देंगे कि पार्टी सबसे ऊपर है, और शिबू सोरेन जी का परिवार पूरा झारखंड है। इसको कहीं इतना छोटा मत समझिए कि एक लोकसभा सीट भर का नहीं है। बिल्कुल गौतम जी, आपसे मेरा सवाल होगा, 14 सीट है झारखंड में, 13 और 1 का जो समीकरण है एनडीए फोल्डर में। आजसू की अगर हम बात करें, कैसे देखते हैं इस चीज को कि क्योंकि बीजेपी में कई सारे ऐसे नाम घोषित होने के बाद भी चेंजेस सामने आ रहे हैं, तो एनडीए फोल्डर में भी कुछ अनबन चल रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई अनबन है। जहाँ तक एनडीए फोल्डर की बात है, मुझे लगता है कि आपने देखा कि जैसे चुनाव के डिक्लेरेशन से भी पहले कई प्रत्याशियों के नाम आ गए थे, और अभी जहां आप एक तरफ देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के नाम में ही रार है, और हम लोग तमाम प्रत्याशियों के नाम बाहर आ गए हैं, और तमाम प्रत्याशी अब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जनता के बीच पहुंच चुके हैं अपने अपने विषयों के साथ। तो हमारी तैयारी, एनडीए की तैयारी पूर्ण है, और हम लोग किसी भी पसोपेश में नहीं है। इसी का नतीजा है कि हम लोग वर्तमान के चुनाव में कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल और ये भी है कि अगर बीजेपी में इतने सशक्त सांसद और इतने सशक्त अगर नेता हैं, तो दूसरी पार्टी से नेताओं को लाने का क्या तुक बनता है? अगर आप सीता सोरेन की बात कर ले, आप जेपी भाई पटेल की बात कर ले, इन दोनों को ला करके वैसी सीट से लड़ाना, सोरेन परिवार के खिलाफ सीता सोरेन को लड़ाना, हजारीबाग में जेपी भाई पटेल को लड़ाना। तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, गीता कोड़ा लड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपने अनुसार दल चुनने का अधिकार है, और ये कहना गलत है कि भाजपा या एनडीए उनको तोड़ के ला रही है। लोग आस्था दिखा रहे हैं एनडीए में, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। लोग को ये लग रहा है कि झारखंड का और पूरे देश का विकास कोई और कोई कर सकता है, तो वो एनडीए ही कर सकती है, उसमें विश्वास जताते हुए लोग आ रहे हैं। तो जाहिर सा बात है, कोई आपके परिवार में जुड़ना चाहेगा तो हमारा धर्म है कि उसका स्वागत करें। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक तरीके से हो रही है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि लगातार आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी, कि नेताओं को तोड़ करके लाया जा रहा है, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाता है अगर कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? सर्वप्रथम आपने जो कहा कि जो लोग आते हैं उन पे केसेस बंद कर दिया जाता है, ये
बिल्कुल ही भ्रामक है। आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जिसमें जो ट्रायल चल रहे हैं वो ट्रायल बंद हो गए। ये मीडिया के द्वारा कहना ही एक भ्रामक है, जनता को एक गलत मैसेज देना है। मैं इसका खंडन करता हूं। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें कोई वैसा भ्रष्टाचारी या जिस पे एलिगेशन है उसके एलिगेशन को खत्म कर दिया हो। एक केस हो तो बताएं। अरविंदर जी, आपसे जवाब चाहूंगा इस मामले में। अरे कल शायद इंग्लिश का न्यूज़पेपर हमारे साथी नहीं पढ़ते, इंडियन एक्सप्रेस पे बड़ी विस्तृत तरह से 25 ऐसे लोगों का नाम के साथ बड़े डिटेल्ड टाइमलाइन के साथ दिया गया है। और प्रफुल्ल पटेल का तो अभी कुछ दिन पहले ही क्लोजर आया है। छगन भुजबल की फाइल तो चूहे खा गए, पुलिस को मिल ही नहीं रही है। तो फिर भी उनके ट्रायल चल रहे हैं। अरे ट्रायल जब फाइल ही नहीं है तो ट्रायल क्या तो चलेगा? देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं कहता हूं हिपोक्रेसी एनडीए की। मोदी जी एक तरफ बोलते हैं, आपने मीडिया ही क्वेश्चन पूछ रही है, सब नेताओं से पूछ रही है कि जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा, हाँ कोई भी आएगा चाहे दोषी भी हो, हमारी पार्टी उसको स्वीकार करेगी। तो सबसे पहले तो मान लिया कि वो दोषी को ले रहे हैं। दूसरी बात, इनसे पूछो कि उन पे केस, तो ये बोलते हैं कि अदालत का फैसला। डुल्लू मातो का केस ले लीजिए, 51 केसेस हैं धनबाद से। ठीक है, हम भी मानते हैं, चलिए उन पे केस, जब तक कोर्ट उनको सजा नहीं दे देता वो निर्दोष है। ये तो इंडिया का कानून है ना। बट इनके स्टैंडर्ड्स अरविंद केजरीवाल और हेमंत जी के समय क्यों बदल जाते हैं? कौन सी कोर्ट ने उनको सजा दे दी? ईडी ने किया है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला है, आरोप लगाए हैं, तो दोषी थोड़ी प्रूव हो गए। बट ये मानेंगे नहीं, ये कहेंगे वो दोषी हैं। पर इनके यहां जो 25 आए हैं वो निर्दोष है क्योंकि अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी इस कंट्री में कभी नहीं देखी। आज दूसरा, आज फिर एक हिंदू में छपा मैं इसमें एक शब्द जोड़ देना चाहूंगा। बड़े भाई बटर जी बोल रहे हैं कि ऐसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता। मैं इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूं। तो जब तक अगर वो नहीं है तो ये कैसे दावे से कह सकते हैं कि उनको फंसाया गया है, जब अगर ट्रायल पीरियड में है? तो ये तो दोनों तरफ के विधायकों और मंत्रियों के ऊपर लागू आप जो कहेंगे वो सच है और जो विपक्ष कह रहा है वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं ना, आप भी अपनी बात में तो जनता तक बिल्कुल, बात तो बता फिर रहा हूं। आप क्योंकि हमारे पास तो प्रूफ है सब कि जिस गवाहों के तो बयान पर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, उनसे आपने तो फिर 50 करोड़ रुपया ले लिया। न्यायालय पे भरोसा नहीं है? जो न्यायालय उनको बेल नहीं दे रही है, आपको उस न्यायालय पे भरोसा नहीं है? अरे न्यायालय नहीं, हमें पीएमएलए कानून का जो मिसयूज हो रहा है उस पे ये भरोसा नहीं भाई। अभी और सुप्रीम कोर्ट में मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ लेने अरविंद दीजिए। केजरीवाल हो, दोनों बार-बार अरे तो बात यही है ना कि आप जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है। बेल नहीं दे रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोर्ट बोल रही है कि वो दोषी हैं। गौतम जी, बेल नहीं मिलना और दोषी सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। देखिए गौतम जी, दोनों की कोर्ट अगर बेल नहीं दे रही है तो अरे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को लगता है कि ये लोग बाहर रहेंगे तो जांच को इफेक्ट करेंगे। नहीं, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। एग्जैक्टली। बट लोअर कोर्ट्स में आज उल्टा हो रहा है, क्योंकि लोअर कोर्ट का कोई जज की हिम्मत नहीं है कि बेल इज अ रूल को अप्लाई कर दे, क्योंकि सब ऊपर देखते हैं। और जिसको भी राहत मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। कल संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से परसों राहत मिली है। और लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है कि इसके साथ, और ईडी ने वहां पर बेल का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि जज साहब ने सीधा कहा कि 6 महीने हो गए, आपको अब और टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपको अपोज करना है तो आई विल राइट दैट यू हैव अपोज्ड, बट देयर इज नो प्रूफ। सो उन्होंने बड़ी टैक्टिकली और बड़ी स्मार्टली उसको प्रूव नहीं किया। और एक तरफ अब जनता में क्या जाके देख रहे हैं, देखिए हमने तो प्रूव नहीं किया, इसलिए ईडी को आप एक साइडेड नहीं कह सकते। देखिए जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, सब समझती है जनता। और दूसरी बात, आप जांच आज के हिंदू के एडिशन में आया है कि जिस कंपनी को पिछले 5 साल में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हजार करोड़ लॉस में है, वो 600 करोड़ का चंदा बीजेपी को दी है उस कंपनियों ने। तो ये जो टैक्स, इनकम टैक्स को मिलना चाहिए था, जो पैसा जनता के लिए यूज होना चाहिए था, वो बीजेपी अपने कॉफिन में रख रही है। और अपने कॉफर में रख रही है, अपना मस्ती उठा रही है। और जनता के हाथ में क्या है, वो जनता। एक बार फिर से दुमका सीट पर आते हैं अरविंदर जी और गौतम जी। गौतम जी, आपसे सवाल है मेरा। बीजेपी की तरफ से हैं सीता सोरेन, जेएमएम ने उम्मीदवार उतार दिया नलिन सोरेन 7 बार के सांसद रह चुके हैं। हालांकि सीता सोरेन भी विधायक रही हैं जामा से, लेकिन
उस सीट को बचाना, उस सीट पे पकड़ मजबूत करना उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, और इस फाइट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुमका और दुमका सहित तमाम झारखंड, आपको ये चीज़ समझना होगा कि हमारा झारखंड पूरे भारत में सबसे अधिक विविधताओं वाला प्रदेश है। यहाँ हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज बदल जाते ये तो हैं। पूरे देश भर में गौतम जी। ऐसे झारखंड में कुछ ज़्यादा है। जी। और इसमें आप देखेंगे कि जब जिन प्रत्याशियों के बारे में आप बता रहे हैं, चाहे वो हमारे एनडीए के प्रत्याशी सीता सोरेन हो या फिर जेएमएम से नलिन सोरेन जी हो, तो वहाँ पे जो चुनाव होना है, जो वोट होना है, उसके कई आधार होंगे। उसमें यह भी होगा कि कैसे हमारा झारखंड पूरे देश से जुड़कर विकास के पथ पे आगे बढ़ सके, कैसे यहाँ पे कम से कम भ्रष्टाचार हो। अगर लोगों को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा होगा तो लोग उनको वोट करेंगे। अगर उनको एनडीए के द्वारा किए गए पूर्व के कार्य हैं उन पे भरोसा होगा तो लोग उसमें वोट करेंगे। मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ, लोग वोट इसलिए भी करेंगे कि हमने कई ऐसे कामों करके दिखाया है। हम लोग गिरिडीह क्षेत्र से चुनाव आजसू लड़ती है। दशकों से एक मामला था विस्थापन आयोग का, और अभी जैसे ही पिछले टर्म में हमारे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी जीते और उनके अथक प्रयास से पहली बार ऐसा हुआ है कि विस्थापित ट्रिब्यूनल बना है जो आके क्षेत्र में ही आके अपना कोर्ट लगाएगी और वहीं पे तमाम विषय जो आएंगे, तमाम मामले जो आएंगे उसका निपटारा करेगी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस निर्णय से 2.5 लाख परिवारों को के चेहरे पे एक खुशी आई है, जिसका आकलन आप वोट के रूप में जब चुनाव गुजर जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। चलिए गिरिडीह सीट पर ही आते हैं। अरविंदर जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी की तरफ से आजसू की तरफ से हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जेएमएम ने आज प्रत्याशी उतार दिया मथुरा प्रसाद महतो, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। दोनों कुर्मी जाति के कहीं ना कहीं समाज से आते हैं, और जो इलाका है गिरिडीह वहां पे कुर्मी जाति बहुत इलाका है। वोटर किस तरीके से इस बार डेविएट हो सकते हैं, क्योंकि एक और नाम उभर के सामने आ रहा है गिरिडीह में, वो है जयराम महतो। तो क्या वोट काटने के लिए वो इस बार लोकसभा के रण में उतर रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी को या किसी नेता को डिमीन नहीं करना चाहता कि वोट काटेंगे या नहीं। सबको हक है अगर उनको लगता है कि उनकी क्षेत्र पे पकड़ है। देखिए, हमारा टॉपिक ही शुरू हुआ था क्षेत्रीय पार्टी का, और आजसू और जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी है। तो हम देखिए, हमें पब्लिक जो इसलिए चुन के भेज रही है कि हम लोगों की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी में क्या होता है कि वो दिल्ली तक ही सिमट के रह जाती है और ऊपर ग्रास रूट लेवल तक नहीं। जैसे हमारे मित्र ने कहा, तो बहुत पुरानी कहावत है कि हर 110 किलोमीटर पे लैंग्वेज एंड सोशियो इकोनॉमिक एवरीथिंग चेंजेस। तो आप वो देख लीजिए कितना डाइवर्स है, और पॉपुलेशन देखिए 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, उसके बाद हर स्टेट में इसके 3.5 करोड़ झारखंड की पॉपुलेशन है जी। तो हर एक इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग जात है। आप जाति समीकरण की बात करें कि कुर्मी वोट है, तो कहीं ना कहीं, और रीजनल पार्टीज का आने का देखिए कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं जो आप पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं देश में कोलिशन गवर्नमेंट है, कोई एक पार्टी सिंगल पार्टी नहीं आ रही। क्यों ऐसा बात हुई, क्यों ये करना पड़ा लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल जो उनके एजेंडाज थे वो पीछे रह जा रहे थे, दिल्ली के एजेंडा उन पे भारी पड़ जा रहे थे। तो रीजनल पार्टीज का तो आज के दिन में बहुत ज्यादा मजबूती से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करने का सबसे बड़ा दायित्व रीजनल पार्टीज पे है। और जहां तक आपने गिरिडीह की बात की है, तो आप खुद कह रहे हैं, देखिए वहां पर बहुल इलाका है। एक आपने कास्ट की बात की, कुर्मी कास्ट की है, वहां पर ज्यादा मेजॉरिटी है। तो ऑब्वियसली रीजनल पार्टीज और जो भी पार्टीज है उसका अपना वोट, क्योंकि उनको अपना उस पर वोट कंसोलिडेशन, एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन का मतलब ही है कि जिसको ज्यादा वोट मिले। भले ही आप बहुत फेमस हो, जैसे आप बोल रहे हैं जयराम महतो बहुत नाम चर्चा में है, बहुत ये है, बट कितने कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वोट पे, और कितने वोट उनको एक्चुअली कितने बटन दबेंगे उनके नाम पे, वो डिपेंड करता है। सबको अधिकार है, और सबने अपना, इन्होंने अपना बेस्ट कैंडिडेट दिया है, वो वहां पर सिटिंग एमपी हैं, अच्छा काम किया होगा तो जनता उनको जरूर दोबारा चुनेगी। हमारे मथुरा महतो जी गए हैं, हम हमारी बातें आगे रखेंगे। जेएमएम ने जो झारखंड में 4.5 साल काम किया है उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। हमें तो जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें अपने ऑपोजिशन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इनको भी यही होगा कि हमारा सर्टिफिकेट देने से क्या होगा। अगर जनता देने को तैयार है, अगर बोल रहे मोदी की गारंटी,
हम लोग क्या जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मोदी की गारंटी क्या मतलब है। मोदी की गारंटी का मतलब ये जो है कि कैसे देश को बर्बाद कर देना, कैसे डाइवर्सिटी को केंद्र में 400 पार और यहाँ केंद्र में। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि इतना अहंकार, जनता ने अभी वोट दिया नहीं, जनता क्या सोच रही है, और वो पहले ही अपने थर्ड टर्म का एजेंडा लेके आ गए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि जनता से ऊपर अपने आप को समझना, तो ये तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापाप है। और जनता देख रही है, और जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कि अरे जनता कुछ भी करे, हम तो 400 पार हैं, तो इस बार पता चल जाएगा कि कौन कितना पार है। अच्छा अरविंदर जी, एक और सवाल आपसे महागठबंधन को लेकर के, जो एक कथित तौर पे जो एक फॉर्मूला तैयार हुआ था कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी और सीपीआई को लेकर के, कि कांग्रेस तकरीबन 7 सीटों पे लड़ेगी चुनाव, 5 पे जेएमएम लड़ेगी, एक एक जो सीट है वो दिए जाएंगे आरजेडी और सीपीआई को। लेकिन आरजेडी जो है वो अपने तरफ से लगातार इस बात को लेकर के मुखर है कि 2 सीटों पे उन्हें चुनाव लड़ना है, पलामू और चतरा। अब कहीं ना कहीं अनबन तो जरूर है और रशाकसी चल रही है, क्योंकि अगर सीट आप भी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कई सारे ऐसे नाम हैं जो एकदम फॉर ग्रांटेड हैं कि वो लड़ सकते हैं जेएमएम से चुनाव, कांग्रेस से चुनाव, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं ये किया गया। तो इतने ही जब सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, जब पूरी वो पिच तैयार हो गई है इलेक्शन की, तो फिर अभी तक नाम आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये देखिए, मैं बार बार और भी टीवी चैनल्स पे मैंने कहा है कि ये जो इलेक्शंस है, नेशनल इलेक्शंस है, 543 सीट्स पे वोट पड़ने हैं, तो इसको एक तरह से मान ले, एनालॉजी ले लेते हैं कि 543 वैकेंसीज निकली हैं देश को चलाने के लिए। तो आप जानते हैं कि एक सीट के लिए बहुत सारे दावेदार होते हैं हर पार्टी, क्योंकि एक कॉलिशन है हमारी, अलग अलग पार्टियां हैं हमारे पास, और उनके कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत की है अपने क्षेत्र में। तो जिस कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत की है, अगर वो रख रहा अपना दावा और कह रहा है कि मुझे यहाँ से मिलने से मैं जीत करके दिखा सकता हूँ, तो इसमें गलत तो कोई नहीं है। ये तो लोकतंत्र है ना भाई, एवरीबडी इज फ्री टू स्पीक देयर माइंड। बट जो फैसला होना है, जो समन्वय समिति है, राजेडी के कुछ 2 लोग जैसे तेजस्वी जी हैं, मनोज झा हैं, कांग्रेस की जो अपनी स्क्रीनिंग कमेटी है, जेएमएम के ऑथराइज समन्वय समिति में लोग हैं, फाइनल डिसीजन उनको लेना है। और देरी इसलिए हो रही है कि हम सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन कर रहे हैं, जितने भी जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, जातीय समीकरण है, और किस तरह के सामने की टीम ने कौन सा कैंडिडेट उतारा है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा विनेबिलिटी जिस कैंडिडेट की होगी उसको दी जाएगी। पर हम किसी को ये चुप तो नहीं करा सकते कि तुम नहीं बोलोगे कि तुम्हारा हक नहीं बनता। सबका हक बनता है। और उन जो मान लीजिए एक पोस्ट के लिए 10 अगर इंटरव्यूअर्स आते हैं, तो सबके इंटरव्यू होते हैं, सबका प्रोफाइल देखा जाता है, सबका सीवी देखा जाता है, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको लगता है कि ये बेस्ट कैंडिडेट है, उसी को नौकरी मिलती है। तो इसी तरह भी उसी को ये सिंबल मिलेगा जो बेस्ट हमारे हिसाब से, जो समन्वय समिति, उसमें एक आदमी नहीं है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उसको फेवर कर दिया, उसको फेवर कर दिया। तो ये एक और कोलिशन का ये मूल एसेंस है। अगर मूल एसेंस ही अगर हम कोलिशन का खो दें तो फिर डिक्टेटरशिप हो गया। मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स है पार्टी के अंदर भी और देश में भी, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि पिछली बार की 2019 का जो हुआ था चुनाव, एनडीए फोल्डर से अलग हट के आसू ने लड़ाई लड़ी थी और कहीं ना कहीं खामियाजा देखने को मिला था। तो इस बार उसी को मजबूत करने के लिए वापस से एनडीए में फोल्डर में आने की कोशिश हुई है क्या? देखिए, आजसू प्रारंभिक काल से ही एनडीए फोल्डर में रहा है। कब हम 2019 की बात हम लोग करते हैं, 2019 में हम लोग अकेले चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग इंडी गठबंधन की ओर चले गए या यूपीए में चले गए। हमें कुछ विषयों पे हमारी सहमति नहीं बनी, हम लोग अकेले चुनाव लड़े। आज भी हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत हम लोग आगे भी जो लोकसभा का इलेक्शन है अभी उसको लड़ने जा रहे हैं और झारखंड से बेहतर परिणाम देने की तैयारी में है। 3 विधायक हैं अभी वर्तमान में आपके और 1 सांसद हैं। आपको नहीं लगता है कि जब इतनी पुरानी पार्टी है आपकी, इतनी मजबूत पार्टी है, इतनी, और खासतौर पे यूथ और स्टूडेंट्स में तो बहुत ज्यादा बोलबाला है आजसू का, लेकिन उतने नेतृत्वकर्ता नहीं निकल करके आ पाए अभी तक पार्टी में से जितनी होनी चाहिए थी एक क्षेत्रीय पार्टी की, और चूंकि झारखंड में अच्छी पकड़ है? तो देखिए, इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि हम लोग हमेशा से एक सीमित क्षेत्र में ही
चुनाव लड़ते आए हैं, धीरे धीरे हमारा दायरा फैल रहा है। पहले तो हम लोग सिर्फ क्षेत्रीय विषयों पे झारखंड तक ही सीमित थे। आज पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जनता ने हमें एक स्पष्ट जनादेश दिया और ये माना कि हम लोग झारखंड की जनभावना को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करें। उसको हम लोग बेहतर ढंग से कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि सिर्फ गिरिडीह की ही बात करें तो आयुष्मान से 12,000 बेनिफिशरी हमने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जोड़े हैं। पीएम किसान निधि से 50,000 बेनिफिशरी जुड़ गए हैं। उज्ज्वला से 3 लाख लोग वहाँ पे जुड़े हैं। तो धीरे धीरे हम लोग का कारवा बढ़ रहा है और जनता देख रही है कि एनडीए के साथ मिलके आजसू कितना बेहतर काम कर रही है। आने वाले समय में जो उम्मीदें आपको आजसू से, निश्चित तौर पे हम लोग बड़े पटल पे अपने आप को सामने रखेंगे और आप झारखंड की राजनीति में एक बड़ी पहचान लेकर आएंगे। अरविंदर जी, आपसे एक सवाल है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय, भले झारखंड में 14 लोकसभा पे चुनाव चल रहा है, वहां पे जितने भी उम्मीदवार हैं वो उतारे गए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड की भूमि में, झारखंड की माटी में दब के रह गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पलायन का, बेरोजगारी का, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो एजुकेशन की हम बात कर लें। अभी तक अगर वो हेमंत सोरेन की ही सरकार चली 4 साल तक, अब चंपई सोरेन इस चीज को टेक ओवर करके आगे चल रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स में, यूथ में वो गुस्सा अभी भी दिखता है। तो इसको कैसे टैकल करने के लिए सरकार जो है वो काम करने के लिए आगे रोड मैप तैयार कर रही है? देखिए, सबसे पहले आपने बात बहुत अच्छी की कि यूथ में गुस्सा है, और जब तक यूथ में गुस्सा होना चाहिए, रोष होना चाहिए, और जब तक यूथ अवेयर नहीं होगा, क्योंकि देखिए अंधभक्तों के कारण ये देश गर्क में जा रहा है। अंधभक्ति के कारण कि नहीं आएगा तो मोदी ही, चाहे कोई भी हो, है ना। तो मोदी जी ने, जब पूरे देश का ये हाल है, तो झारखंड की आप जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, आप कंपेयर कर लीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से पिछले 5 साल में किसने बेटर किया है। तो वी हैव आउट परफॉर्म्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। हमने ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से बजाते ज्यादा। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बीमारी समाज की बीमारी है। ये दलालों की जो पेपर लीक का मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अब ये आप बोलेंगे कि ये पूरे देश में हो रहा है और नहीं होना चाहिए। मतलब ये इस यूथ के साथ छलावा है, और मैं मानता हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर हमें दूसरे वो बोलेंगे हमको क्या मतलब है यूपी से, सही बात है, क्या मतलब है, वो झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड में नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। और कौन ऐसा ये कैंसर फैला हुआ है, कौन लोग ऐसे दलाल लोग हैं जो पेपर बेच बेच के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पे हमारी नजर है और बहुत जल्द हमारी कार्रवाई हो रही है, और इससे हमारे यूथ को जल्द से जल्द निजात मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रॉमिस करता हूं जी कि जितने भी जो भी गलतियां हों, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस के कारण और हमारा जो होना चाहिए था नजर पैनी, उतनी कहीं ना कोई उसमें से स्लिप करके कामयाब हो गया ये सब करने में, बट उसको बख्शा नहीं जाएगा। और छात्र के भविष्य के लिए हम बहुत संजीदा हैं, और आगे आने वाले दिनों में सारी प्रॉब्लम्स उनकी हम बशर्ते, देखिए स्टेट की रेवेन्यूज बहुत लिमिटेड है, और स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और स्टेट की जो रेवेन्यूज है और जो खर्चे करने की ताकत है वो सेंटर पे डिपेंड करता है। अगर सेंटर, जब हम बोल रहे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारा सेंटर ने रोक के रखा हुआ है, जो हमारा हक बनता है, बट वही है कि चूंकि डबल इंजन सरकार नहीं है वहां पर। गौतम जी, आपसे इसमें कमेंट चाहूंगा। आजसू पार्टी से ही मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए रीजनल पार्टीज होती हैं लोकल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हम पैसा दिलवा दीजिए ना भाई। अगर लोगों को, अगर आप ही क्रेडिट ले लीजिए कि हमने दिलवाया, हमको नहीं चाहिए क्रेडिट, आप क्रेडिट ले लीजिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने झारखंड को दिलवा दिया, हम काम करके दिखा देंगे। गौतम जी, मैं अभी बड़े भाई ने कहा कि पेपर लीक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। सही बात है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, लेकिन ये और दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब पेपर लीक होता है और यूथ सड़क पे उतर जाते हैं। 7 दिन बीत जाता है, सरकार की नींद नहीं टूटती है, सरकार बस सरकार को बचाए रहने में जुटी रहती है। सदन का आहूत होता है, सदन में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी इस विषय को उठाते हैं कि युवा जो है त्रस्त हैं, युवा सरकार की ओर नजरें गड़ा के देख रहे हैं,
और इन्हीं की सरकार ने एक नियम बनाया था कि जब भी ऐसा कोई मामला आता है, प्रथम दृष्टया बिना किसी जांच के एफआईआर होगी, एफआईआर तक नहीं होता है। बाद में जब हमारे केंद्रीय अध्यक्ष इस विषय को उठाते हैं सदन में, तो पेपर लीक पे बयान आता है कि एसआईटी बनती है। एसआईटी कहां तक पहुंची है ये आप सबको पता है। उसके उलट दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि जो यूथ, जिन यूथ का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरे, उन्हीं पे सरकार एफआईआर करा दे रही है और आज तक एफआईआर उनसे वापस नहीं हुई है। और ये उम्मीद करते हैं कि वो युवा इनको वोट करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। हाल ही में तो इनकी बहुत बड़ी गलती है। एफआईआर किया गया था। रविंदर जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा इस पूरी बात पे। देखिए, जो एफआईआर हुआ था उन किन परिस्थितियों में हुआ था, और जब हमारे पार्टी के द्वारा बोला गया है तो उसकी जांच चल रही है। देखिए, कोई एफआईआर होना कोई ऐसा थोड़ी है कि घर में प्राइवेट पार्टी, पब्लिक लिमिटेड दिन रात युवाओं के घर में पुलिस जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जिनका वीडियोग्राफी में अगर आया है चेहरा कि वो गाड़ी तोड़ रहे हैं, तो उनसे पूछ भी ना करें। ईडी तो आप यहाँ तो बात यही है ना कि आपकी जो एजेंसियां हैं वो बिना सबूत होते हुए शक के आधार पे कि पैसा नहीं मिला, खाली ट्रेड, हमें शक है कि इन्होंने बर्बाद करने वाले आप करोड़पति हैं, हमको शक है कि आप करोड़पति, इसलिए आपको जेल भेज देंगे। और आप गाड़ी तोड़ रहे हैं, गाड़ी वायलेंस कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, और आपको पुलिस में नहीं लिखेगा तो बताइए। अरे आप पुलिस में नहीं लिखेगा, ये अंधकारमय कर दिया, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? अरे कितने किसानों को, पंजाब के 5 लाख कितने किसान जेल में हैं कि खाली मोदी जी के अगेंस्ट धरना पे बैठे हुए थे, उनको बेल आज नहीं मिला। रोजगार देने का वादा कहां गया? सिद्दीकी, जो कप्पन सिद्दीकी प्रेस वाला हाथरस रेप केस को कवर करने गया, वो 3 साल से जेल में है। उसका खाली दोष क्या था? कवर करने गया था। यहां तो छात्रों ने गाड़ियां तोड़ी हैं, उसको क्यों नहीं बेल दे? बोल दीजिए हाथरस से सदन का जो सिद्दीकी को इन्होंने किया वो सही किया या गलत किया, पूछिए इनसे। तो आपको कहना चाहिए कि भाई उनके अगर आप ये कहें, जो कानून है, कानून अपना काम करता है। कानून तो उस आधार पर अगर पुलिस को बता दिया गया है कि अगर जो आदमी, जो लड़के डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, जिन पे गलत एफआईआर हुआ है, मुझे बताइए, जिसपे गलत एफआईआर हुआ है वो एफआईआर खत्म हो गया। पर जो कैमरे के अंदर जो लड़के तोड़ते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब तो जब कानून का कोई मतलब नहीं है, तब आप बोल दीजिए कि कानून मत फॉलो। तो क्या 2000 अज्ञात युवाओं पे हुआ है, उस पे भी आप यही बोलेंगे? जिन पे हुआ है, अरे तो भाई क्या, अरे अरविंदर जी, क्या करने के लिए गौतम जी, अरविंदर जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। आप दोनों का एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की क्या भूमिका रहेगी लोकसभा के रण में, इस अहम चर्चा को लेकर के आपने जो अपना समय दिया, कीमती समय, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं। झारखंड में लोकसभा का रण किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और क्षेत्रीय पार्टी जो है, अगर हम बात कर ले जेएमएम, आरजेडी और आजसू की खास तौर पे, तो इन्होंने, इनकी क्या भागीदारी रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप जरूर देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार और इस विशेष कार्यक्रम सरकार के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।